सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम आपके डिलीट थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन के फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आपका पहला पेपर है इसको यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो आज की इस क्लास में मापन और मूल्यांकन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान भी है और बहुत ही पढ़ने में भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा आपको अलग चीज देखने को कहीं से मिले। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जब मैंने सिलेबस बताया था तभी भी बताया था कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है, यहाँ पर चूंकि आप एक प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों को आप पढ़ाते जा रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चों का आपको मूल्यांकन करना पड़ता है, यानी कि उनका टेस्ट लेना पड़ता है, उनका एग्जाम लेना पड़ता है, ये जांच करने के लिए, ये जानने के लिए कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चा कितना सीखा है। यानी कि सीखने की जांच करने के लिए हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं। तो बस इसीलिए ये चैप्टर आपके थर्ड सेमेस्टर में पहला चैप्टर है कि आप बच्चों को पढ़ाना सीख गए, लेसन प्लान बनाना सीख गए, लेसन प्लान बना करके कैसे बच्चों को पढ़ाना है ये आपने सीख लिया पिछले सेमेस्टर में। अब बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, मापन कैसे करना है, अब ये आप सीखिए। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए यहाँ पर देखते हैं मापन और मूल्यांकन क्या होता है। तो रॉस के अनुसार यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पर रॉस ने कितनी महत्वपूर्ण परिभाषा दी है मापन की, कि मापन हमारे जीवन में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि वाकई में मापन हमारे जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु तक हर जगह हमारे साथ, हमारे पूरे जीवन में रहता है। अभी आप देखोगे आपकी तुलना किसी ना किसी से कोई कर रहा होगा, या हर समय किसी ना किसी चीज के बारे में हम सोच रहे होंगे या गणना कर रहे होंगे, या टाइम कितना हो रहा है, या फिर हमें यहाँ जाना है, कल ये काम करना है, इतने बजे ये चीज करनी है। तो हर जगह हम क्या कर रहे हैं, मापन का ही काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यदि हम रॉस के उपयुक्त कथन पर दृष्टिपात करते हैं तो विदित होता है कि आधुनिक सभ्यता का आधार मापन ही है, क्योंकि मापन के अभाव में यह कहना कि हमने कितनी उन्नति की है अर्थहीन होगा। आज हर एक कार्य के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसका कितना वजन है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन क्या आता है, यानी कि वो 2.5 किलो का बच्चा है, 2.5 kg का है, या 3 kg का है, या 4 kg का है, बच्चे का वजन कितना है, तो यहाँ पर भी मापन हो गया। फिर बालक स्वस्थ है या नहीं है, यह देखना भी मापन और मूल्यांकन है। कहने का तात्पर्य यह है कि मापन की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन के साथ ही शुरू होती है और मृत्यु के साथ जाकर के ये समाप्त होती है। ठीक है, क्योंकि जन्म की भी एक तारीख होती है और मृत्यु की भी क्या होती है, एक तारीख होती है। यात्रा करते समय अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, कि 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, अभी कितने टाइम पर हमें पहुंचना है, कितना समय हमें लगेगा, कितनी गति से ट्रेन चल रही है, या विमान चल रहा है, या बस गाड़ी चल रही है, धन कितना पैसा खर्च होगा हमें यात्रा करने में, या कितनी मात्रा में हमारे पास सामान है खाने पीने का। इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं, रास्ते भर मापन करते हुए चलते हैं। ठीक है, स्कूल में कितने घंटे हम पढ़ाई करते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, घंटों की संख्या, छात्र कितने हैं क्लास में, 30 बच्चे हैं कि कितने बच्चे हैं यहाँ पर, ये सभी आप देखिए तो ध्यान से, तो इन सभी में आपको मापन ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त बीमार होने पर जो तापक्रम देखते हैं डॉक्टर, वो भी आप देखिए कि किस तरीके से कितना डिग्री सेंटीग्रेड आपको बुखार है, तो ये सारी चीजें आप देखोगे हर जगह आपको दिखेगा मापन। तो बच्चे के जन्म लेते ही घड़ी देखना, उसका भार लेना, प्रवेश से पूर्व उसकी बुद्धि परीक्षा लेना, खाना बनाते समय मिर्च मसालों की मात्रा, यानी कि अगर आप खाना बना रहे हो तो एक सीमित मात्रा में, कि इतना 1 किलो 2 किलो खाना बना रहे तो उसमें इतना नमक पड़ना चाहिए, इतना मिर्च मसाला पड़ना चाहिए। ये सब क्या है, हम सभी की मात्रा डिसाइड करते हैं, उसी के अनुसार डालते हैं। चाय में कितनी चीनी, अब 4 लोग का चाय बनाना है तो हमें कितनी चीनी डालनी है, यहाँ पर भी मापन आ गया। अथवा दाल में कितना नमक डालना है, ये सब मापन ही है। इसके अतिरिक्त प्रकृति भी इस मापन प्रक्रिया से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जैसे कि सूर्य का निकलना या अस्त होना, ये भी क्या होता है, एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है।
एक समय पर सूर्य निकलता है और फिर एक समय पर वो अस्त होता है। ऋतु परिवर्तन या ग्रहों के घूमने की गति, थर्मामीटर, घड़ियां, स्केल, कैलकुलेटर आदि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। तो इन सभी से हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इस वैज्ञानिक युग में प्रगति का आधार मात्र मापन ही है। मापन के अभाव में वैज्ञानिक युग की कल्पना करना हास्यास्पद ही होगा या हास्यप्रद ही होगा। क्यों? क्योंकि हर चीज में हमें आप देख सकते हो कि मापन की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे जीवन का ये क्या बन चुका, अभिन्न अंग बन चुका है, जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए रॉस ने यहाँ पर ये परिभाषा दी है मापन की। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। अभी तक हमने मापन देखा था, अब शिक्षा में किस तरीके से मापन का हम कितना यूज कर पाते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का प्रारंभ विलियम वुंट ने किया था। ठीक है, 1879 में जर्मनी के नगर लिप्जिग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना के परिणाम स्वरूप किया था। एग्जाम में पूछा है कई बार आपके यूपी टेट में भी कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो डब्ल्यू वुंट ने की थी या विलियम वुंट ने की थी। तो मनोवैज्ञानिक मापन के क्षेत्र में फ्रांसीसी योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वहां पर यह समस्या भी थी कि पिछड़े हुए लोगों की सहायता किस प्रकार की जाए। इस कार्य में बिने का नाम उल्लेखनीय है। उसने परिकल्पना बनाई थी कि ऐसे लोगों का मस्तिष्क का ढांचा इस योग्य नहीं होता है। 1905 में बिने ने बुद्धि परीक्षण हेतु एक टेस्ट का निर्माण किया। शैक्षिक मापन का विकास काल 1900 से 1960 तक माना जाता है। 19वीं शताब्दी मापन की प्रारंभिक अवस्था तथा 20वीं शताब्दी मापन की चरम अवस्था या पीक अवस्था कहलाती है, क्योंकि 1960 तक बहुत से परीक्षण हो चुके थे। ठीक है, और 1905 में बिने ने परीक्षण किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये। तो बिने ने बुद्धि परीक्षण कब किया था, तो 1905 में किया था। ये सन आप जरूर याद रखिएगा। आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना है। मानव व्यवहार में परिवर्तन किस रूप में किया जा रहा है, वह ठीक उसी दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह इसे जानने के लिए मानव व्यवहार का मापन बहुत जरूरी है। अतः मानव की दैहिक और मानसिक विशेषताओं को नियमों के आधार पर प्रतीकों, अंकों तथा संख्याओं के रूप में अभिव्यक्त करना ही मापन है। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के गुण का मापन मात्रा के रूप में किया जाता है, क्योंकि मानव स्पष्ट रूप से परिणाम से संबंधित है। बालकों की निष्पत्ति या उपलब्धि, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाना ही मापन है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जांच और परीक्षा के स्थान पर मापन और मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके उद्देश्य क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली पुराने ढंग से ली जाने वाली परीक्षा से भिन्न है। अध्यापन क्रियाओं द्वारा छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जाता है। विभिन्न उपलब्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का मापन किया जा सकता है, परंतु भावात्मक तथा मनोक्रियात्मक पक्षों के विकास का मापन करना कठिन होता है। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या है कि बच्चे को आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, कोई चैप्टर आपने पढ़ा दिया, कोई कविता कहानी कुछ आपने पढ़ाई, उसके बारे में आपने बताया, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स को लिखाया, ठीक है, ये सब चीजें आपने लिखा दी। फिर आपने क्या किया, आपने उस बच्चे से जब वो चैप्टर खत्म होने के 10 दिन के बाद आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स बच्चे से पूछे या उसका टेस्ट लिया उस चैप्टर का, तो आप देखोगे बच्चा बहुत अच्छे से उसके बारे में लिख लेता है, बता पाता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी भावनात्मक पक्षों का और क्रियात्मक पक्षों का मापन करना हो तो ये थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया होती है और इसके लिए शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अतः इन दोनों पक्षों के मापन हेतु ही मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिक उपयोगी है। तो यहाँ पर हमने ये तो जांच लिया कि बच्चे पढ़ाई में कितना अच्छा है या वो पढ़ाई में कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन वो और सारी एक्टिविटीज में कितना अच्छा है, या वो कितना अच्छा ड्राइंग बना लेता है, या फिर वो कितना अच्छा सिंगिंग कर लेता है, ठीक है। तो उसके भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को भी अच्छे से जानकारी करना, इसीलिए हम क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब जो हमेशा चलती रहती है तथा इसके द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही पक्षों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे रीना गृह विज्ञान में 68% अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, तो एक ओर हमें यह पता चलता है कि उसने 68% अंक प्राप्त किए हैं, दूसरी ओर यह भी संकेत मिल रहा है कि उसकी उपलब्धि संतोषजनक है, जो कि मापन के अतिरिक्त मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मापन के साथ मूल्यांकन का भी विशेष महत्व है। अब देखिए 68% नंबर लेकर के आई है रीना, यानी कि रीना का जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट है और बाकी सारे बच्चे इससे कम ही होंगे, क्योंकि ये प्रथम स्थान पर आई है। तो यहाँ पर प्रथम स्थान आप देखो दिया हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर हम
शिक्षा के क्षेत्र में मापन तो करते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों का क्या करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं। तो गृह विज्ञान की जब परीक्षा होती है, आपको अच्छे से पता, होम साइंस की परीक्षा में केवल बच्चों का आंसर ही नहीं लिखना होता है, बल्कि बच्चों का प्रैक्टिकल भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शैक्षिक मापन का क्या अर्थ होता है। तो मापन की प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए मापन क्रिया में विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्यों यानी कि एविडेंस का संकलन कलेक्शन किया जाता है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान होता है। मापन क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है, वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मतलब जैसे 1, 2, 3, 10, 12, 15, 20, 25 इस तरीके से संख्यात्मक मान होता है। इसका प्रत्यक्ष संबंध परिणाम तथा मात्रा से होता है। यह एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे राम का वजन 35 किलोग्राम है, यानी कि 35 केजी है। ये क्या है, ये मापन है। निहार की बुद्धिलब्धि 140 है। निहारिका के गणित में 90% अंक हैं। दूसरे शब्दों में मापन से यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है, हाउ मच, यानी कि कितनी है। इस प्रकार मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं तथा किसी गुण या तो विशेषता के प्रतीक निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मापन होता है उसमें हम अंक देते हैं, कोई वस्तु कितनी है उसकी मात्रा बताते हैं, ठीक है, जिससे परिणाम का सही ज्ञान हो सके। परीक्षक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके अपना निर्णय अंकों के रूप में देते हैं। तो यहाँ पर परीक्षक द्वारा छात्रों को दिए गए अंक बालक की उपलब्धि का प्रतीक है। अतः मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों को परिमाण के रूप में बताया जाता है, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं रहता। अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मापन द्वारा प्राप्त अंकों का स्तर क्या है, अर्थात छात्रों के प्राप्तांक कितने अच्छे हैं, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। यानी कि बच्चा 100 में से 60 नंबर लेकर के आया है, ठीक है, कोई बच्चा, तो ये हो गया मापन। लेकिन अब ये 60 नंबर कितना अच्छा है, ठीक है, इसका स्तर कितना है, यानी कि आपने जो प्रश्न पूछे थे उसके स्तर किस तरीके के हैं, वो कितने हार्ड प्रश्न थे या कितने सरल थे, इन सारी बातों पर मूल्यांकन निर्भर करता है, ठीक है, कितने अच्छे हैं। अब ये जो नंबर है 60 नंबर, ये तो पा गया, ये तो उसका नंबर हो गया, ये तो उसका मापन हो गया, लेकिन ये कितना अच्छा है, कितना बच्चे ने मेहनत किया है, ये सब निर्धारित होता है मूल्यांकन के द्वारा। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मापन मूल्यांकन का ही भाग है, अर्थात मूल्यांकन में ही मापन निहित होता है। ये बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर आप पढ़ रहे हो कि जो मापन होता है ये मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है, मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन आता है, कहीं अलग से मापन नहीं पढ़ते हैं हम, मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो वेस्ले ने कहा है कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक तथा मध्याह्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये वेस्ले का कथन है और ये इंपॉर्टेंट है। फिर है रेमर्स एंड गेज ने क्या कहा है, अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है, ठीक है। जैसे कि गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो हमें ये तो दिख रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, गिलास में पानी भरा हुआ है, तो ये हो गया यहाँ पर, ये मापन की तरह आप इसको देख रहे हो। लेकिन ये पानी साफ है या गंदा है, जब साफ और गंदा, जब इसके गुणों की बात आ जाएगी, जहां पर गुणों की बात आ जाएगी वहां पर होता है मूल्यांकन, ठीक है। अब ये पानी है, ठीक है, पानी है, आधा गिलास है, ये क्वांटिटी आपने बता दी कि मात्रा कितनी है, ये हो गया मापन। लेकिन अब जब आ गया पानी साफ है या गंदा है, उसके गुणों को बताने की बात आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। तो मूल्यांकन मापन के यहाँ पर मूल्यांकन में ही मापन आता है, याद रखिएगा ये चीज। अब मापन की कुछ यहाँ पर परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू द डायमेंशंस ऑफ ए फिनोमिना इन ऑर्डर टू characterize the status of the phenomenon as precisely as possible। अब कॉम्पबेल के अनुसार, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन है। कॉम्पबेल ने बहुत आसान सी परिभाषा दे दी है कि वस्तुओं और घटनाओं को अंकों और संख्याओं में व्यक्त करना ही क्या है, मापन है। अब यहाँ पर देखिए, कर्लिंगर के अनुसार मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। इसके बाद है स्टीवेंस की परिभाषा, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट परिभाषा है स्टीवेंस की। किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया ही
मापन है। जैसे कि हमने 100 नंबर का टेस्ट लिया है तो ये क्या हो गया, ये स्वीकृत, हमने ये नियम बना दिया कि अगर कक्षा में 30 बच्चे हैं तो सबको 100 में से ही किसी को 90 मिलेगा, किसी को 80 मिलेगा, किसी को 85 मिलेगा, किसी को 95 मिलेगा, सबको 100 में से ही नंबर मिलेंगे, किसी को 100 के 110 120 में नहीं मिलेंगे। किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों या वस्तुओं को या व्यक्तियों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन है। ठीक है, इसके बाद देखिए रॉस ने क्या परिभाषा दी है। रॉस, मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। एक लाइन में रॉस ने परिभाषा दी है। फिर जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा के अंतर्गत हम आते हैं तो देखिए, निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही क्या है, मापन है। सेम जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था स्टीवेंस की परिभाषा है। उपरोक्त परिभाषाओं की समीक्षा के बाद यह कहा जा सकता है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विषय, किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है और उसे मानक शब्दों, चिन्हों अथवा निश्चित इकाई में प्रकट किया जाता है। तो अब हम देखेंगे मापन के तत्व अथवा अंग। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए मापन के मुख्य 3 तत्व या अंग हैं। तो सबसे पहला है वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका बुखार चेक करना है तो वो व्यक्ति होना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, उस व्यक्ति का होना क्या है, बहुत जरूरी है। फिर है विशेषता को मापने के उपकरण अथवा विधियां। अब इस व्यक्ति को बुखार है तो थर्मामीटर का होना बहुत जरूरी है ना, थर्मामीटर रहेगा तभी तो हम माप पाएंगे कितने डिग्री बुखार है। फिर है वह व्यक्ति जो मापन करता है अथवा मापन करता। अब इसको मापेगा कौन, तो इसके लिए हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि मापन के तत्व जो है ये 3 क्यों है। तो जिसको मापना, जिसको अपनी जांच करवानी है, यानी कि जिसकी हम जांच कर रहे हैं उस व्यक्ति का, यानी कि उस वस्तु का होना जरूरी है या व्यक्ति का होना जरूरी है। फिर एक उपकरण चाहिए हमें मापने के लिए, और फिर उस उपकरण को चलाने वाला भी कोई चाहिए, मापने वाला भी तो कोई चाहिए। तो ये 3 जो है यहाँ पर, ये 3 मुख्य अंग होते हैं किसी भी वस्तु के मापन के लिए या फिर किसी व्यक्ति के मापन के लिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि मापन के तत्व या अंग क्या है। अब मापन के प्रकार और मापन के जो स्तर हैं ये हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि मापन के प्रकार और जो स्तर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ आपके यूपी टेट या सुपर टेट या डीएलएड के लिए ही नहीं, बल्कि अदर स्टेट के भी अगर आप एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम अलग से अगली क्लास में अच्छे से मापन के प्रकार और मापन के कितने स्तर हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो क्लास है आपको ये पसंद आई होगी आज की, और मापन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए और सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए। तो पहली क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, और थैंक यू सो मच क्लास को यहाँ तक आपने देखा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स में, कॉलेज के ग्रुप में, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। तो आपके 3rd सेमेस्टर का 2nd पेपर समावेशी शिक्षा भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है पहला चैप्टर तो आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, और आपका एक चैप्टर मैंने पूरा खत्म कर दिया है पढ़ा करके समावेशी शिक्षा में। तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।